शनाया, ओह माय गॉड, ये ऐसे नहीं लग रहा पूरा मोबाइल नीचे फोन बंद रखिएगा। ये यहाँ का दिखाया। देख हम इस वाली जगह सुनाया। नमस्कार, तारा मंडल में आपका स्वागत है। वही था प्रधानमंत्री सूर्यास्त हो चुका है। जैसे जैसे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, वैसे वैसे हजारों तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। बोलो देख लो ना। रात के सुंदर आसमान के सौंदर्य को इंसान कई सालों से देखता आ रहा है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब चांद भी साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर के पहाड़, वादियां और समुद्र के साथ। उस चक्र के अंदर की उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है उरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहनुत्थक, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहनुत्थक के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। अब जरा उत्तर दिशा की ओर इन तारों की लकीर की ओर देखो। ये है सप्तर्षि। भालू के आकार का दिखता है ना ये, ग्रेट बेयर। एक बड़ा भालू यानी कि सप्तर्षि मंडल। और उसके पहले 2 तारे, अगर हम उसकी सीधी लकीर में उत्तर दिशा में गए तो सामने ही है ध्रुव तारा, पोलारिस या ध्रुव तारा, उर्सा माइनर या लिटिल बेयर यानी छोटे भालू नक्षत्र का हिस्सा है। सप्तर्षि की पूंछ के 3 तारों को जोड़ने वाली कमान आसमान में अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा स्वाति। आर्कटूरस या स्वाति नक्षत्र में समाविष्ट है बूटेस या भूतक का तारापुंज। ये तारे एक साथ मिलकर सिंह जैसे दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं सिंह राशि। और उससे पहले आता है कन्या नक्षत्र या कन्या। कन्या नक्षत्र में चमकने वाली वो शानदार चीज देखी? वो एक तारा नहीं है, वो एक ग्रह है, शनि। शनि
हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और उसके आसपास है प्रकाशित चक्र, जिसे छोटे दूरबीन से भी देखा जा सकता है। तो ये रही छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन प्रोग्राम पृथ्वी से ब्रह्मांड तक। अंधकार में खुला रात्रि आकाश बेहद सुंदर और रहस्यमयी। प्राचीन मिथक अलाव कहानियां मानव के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा एवं कौतूहल का विषय रहा है। आरंभ से ही मनुष्य रात्रि में बदलाव, जैसे ग्रहों की परेड, चंद्रमा की बदलती कलाओं और यदा कदा आकाश में चमकते हुए उल्कापिंडों से अवगत होता रहा है। आकाश के लंबे निरीक्षण से कई संगठित आकृतियों का खुलासा हुआ, जिससे प्रथम कैलेंडर बने। वार्षिक चक्र का नक्शा सामने आने के बाद कृषि और प्राचीन सभ्यताओं का विकास होने लगा। उसी तरह आकाश के कुछ तारों को जोड़कर विभिन्न आकृतियों की कल्पना की गई। इन्हीं आकृतियों की मदद से जहाज संचालन को बढ़ावा मिला, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। प्राचीन दौर के खगोल वैज्ञानिकों को आकाश के स्वरूप, पुरानी व्यवस्था और वास्तविक नीति का पता नहीं था। वैज्ञानिक और फिलोसफर्स ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं से बुने हुए जाल में पूरी तरह से प्राचीन ग्रीक के वैज्ञानिकों के बौद्धिक दृष्टिकोण ने ये कदम उठाया कि खगोल विज्ञान को आकाशीय मिथक से अलग किया जाए। तो आप ये देखने आए हो ना? उस समय के महान बुद्धिजीवी जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस और टॉलमी ने पूरे खगोल विज्ञान के निर्माण में सहायता की, जो कि खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। हमारे ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंडों की आभासीय गति के निरीक्षण के बाद प्राचीन ग्रीक के खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित प्रणाली बनाई। ग्रीक के पहले खगोल वैज्ञानिक एरिस्टोटलस ने हीलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया। सैकड़ों साल अनदेखा करने के बाद 16वीं सदी में कोपरनिकस व केपलर जैसे महान खगोल वैज्ञानिकों ने एरिस्टोटलस के इस राय को पुनर्जीवित किया। डेनमार्क के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्राही ने कई सालों के निरीक्षण के बाद गणित के पक्ष द्वारा हीलियोसेंट्रिक सूर्य प्रणाली को नई दिशा दी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी को मिलाकर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 1609 गैलीलियो ने दूरबीन को पहली बार आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भूकेंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया।
दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रकाश को इकट्ठा करके दूर और धुंधले आकाशीय पिंडों की तस्वीरों को दिखाता है। जितना गहरा व जितना दूर का दृश्य देखना है वो निर्भर करता है ज्यादा इकट्ठा किए गए प्रकाश पर, और वो तभी संभव है जब लेंस या मिरर बड़ा हो। आज वैज्ञानिकों के पास कई बड़ी दूरबीनें हैं जो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से चलती हैं, जिससे ब्रह्मांड को समझना और उसके राज को जानना बहुत आसान हो गया है। वेट करो। इन दूरबीनों का व्यास 8 से 10 मीटर तक का होता है। इनकी मदद से बिग बैंग महाविस्फोट से कुछ लाखों साल बाद उपस्थित वस्तुओं की भी हम जांच कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए इन विशाल दूरबीनों को कई बार दूर पहाड़ों पर वायुमंडल के कवच से ऊपर लगाया जाता है, जिससे शहर की रोशनी के प्रदूषण से बचा जा सके। इन दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांककर हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख सकते हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए कल्पना से परे था। एक ऐसा सक्रिय प्रचंड ब्रह्मांड जहां तारों के जन्म व मृत्यु के खेल के पैमाने हमें विनम्र कर देते हैं। बीते 50 वर्षों में हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बंधन को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष के बाहर पहुंचे और आरंभ हुआ अन्वेषणों के एक नए युग का। धन्यवाद उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जिनकी वजह से हमने अपने ग्रह पृथ्वी को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखा। हल्की नीली नाजुक पृथ्वी अंतरिक्ष के एक ठंडे और डरावने वातावरण में सूर्य की परिक्रमा करती हुई। हाँ जी, हाँ जी। साइंटिस्ट फैन ये क्या है? ये जो ऊपर गया आसमान। स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने तौर तरीकों की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो दुनिया केवल मानचित्रों तक ही सीमित थी, अब वो इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटी व असाधारण वस्तु बनकर रह गई। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ इसमें होने वाले खर्च और प्रयास की तुलना में कहीं ज्यादा है। मिलेगी अगर आप आराम से देखोगे ना ऊपर तो मिलेगी। अंतरिक्ष की खोज ने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमने दूरबीन को भी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लगा दिया है। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, ये अंतरिक्ष दूरबीनें उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को भी साफ साफ चित्रित कर सकती हैं। गैलीलियो की साधारण दूरबीन से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक दूरबीनों की एक एक पीढ़ी ने ब्रह्मांड पर नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को चुनौती दी और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम ब्रह्मांड में अपनी आकाश गंगा के केंद्र में भी नहीं है, बल्कि इस विशाल मंदाकिनी के एक कोने में स्थित है। बेबी, आप रुक क्यों नहीं रहे हो? हम जानते हैं कि सूर्य एक औसत दर्जे का तारा है जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
सूर्य गैस का गोला है जिसके कोर का तापमान और दाब इतना अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो जाता है, हल्के तत्व भारी तत्व में बदल जाते हैं और पूरी ऊर्जा अंतरिक्ष में बाहर फैलती रहती है। और यही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के साथ ही जीवन का संरक्षण करती है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। समय समय पर सूर्य की सतह पर शक्तिशाली स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण सनस्पॉट्स बन जाते हैं और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। फिर यही ऊर्जा अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के रूप में निकलती है जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इन फ्लेयर्स के फटने के साथ ही उच्च ऊर्जा वाले आयोजित कण भी अंतरिक्ष में बाहर आ जाते हैं जो कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचकर दूर संचार को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अति सुंदर उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय ज्योति भी देखने को मिलते हैं। अभी तो सूर्य स्थिर अवस्था में शायद 5 अरब सालों तक ऊर्जा का वितरण करना है। लेकिन जब इसके क्रोध से ईंधन समाप्त हो जाएगा तब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होकर एक लाल दैत्य तारा बनेगा जो इतना विशाल होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल लेगा। बुध या मरकरी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। जीवन विहीन दुनिया। इसकी सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं जो हजार